नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। चलिए पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में प्रधानमंत्री उदय योजना तथा एयर इंडिया का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ही अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज होती हैं उनके स्टेक होल्डर्स के साथ भविष्य के दृष्टिकोण और रोड मैप पर होने वाली चर्चा में शामिल होंगे। एजेंडे में वित्तीय क्षेत्र के लिए ऋण उत्पादों और वितरण के प्रारूप, प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय सशक्तिकरण और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता शामिल है। तो ये बातें एजेंडे में रहेंगी जिन पर डिस्कशन होगी। बैंकिंग क्षेत्र वित्त पोषण के माध्यम से एमएसएमई सहित बुनियादी ढांचे, एग्रीकल्चर, स्थानीय विनिर्माण को ऋण उपलब्ध कराकर देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इन चीजों पर चर्चा होगी प्रधानमंत्री के साथ। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। सरकार ने कहा है कि कोरोना से डेथ रेट घटकर 2.25% रह गई है और भारत लगातार ऐसे देशों में बना हुआ है जहां पर डेथ रेट वर्ल्ड में सबसे कम है। ये जो उपलब्धि हमें हासिल हुई, ये घर घर जाके सर्वे करने से, एग्रेसिव टेस्टिंग से और मानकीकृत क्लिनिकल प्रबंधन उपायों के साथ संक्रमण को फैलने से रोकने की नीति प्रभावी ढंग से लागू करने का परिणाम है। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने गंभीर मामलों के प्रभावी प्रबंधन के जरिए डेथ रेट कम करने पर ध्यान दिया। इस दौरान क्षेत्रीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के जरिए हाई रिस्क जनसंख्या को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे देश भर में डेथ रेट कम हुई। इसके अलावा लगातार 5वें दिन कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या जो हो 30,000 से अधिक रही। हमारे यहाँ पे जो स्वस्थ होने की जो रेट है वो 64.4% से अधिक है। पिछले 24 घंटों में 35,175 रोगी ठीक हुए और अब तक 9,52,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय मरीजों और स्वस्थ हुए लोगों के बीच की जो डिफरेंस है वो 4,55,755 का है। साथ ही अब करीब 4,97,988 मरीजों का इलाज चल रहा है। भारत में लगातार दूसरे दिन 5 लाख से ज्यादा नमूनों की टेस्टिंग की गई और अब तक 1,73,00,000 सैंपल्स की टेस्टिंग की जा चुकी है। फिलहाल 10 लाख की जनसंख्या में 12,562 लोगों की जांच की जा रही है। नोएडा, मुंबई और कोलकाता में 3 अत्याधुनिक जांच केंद्रों से भारत में जांच की क्षमता को और भी अधिक बल मिला है। प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया था परसों। देश में 1310 प्रयोगशालाओं के साथ जांच प्रयोगशालाओं का नेटवर्क और मजबूत हो गया है। अब हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में 905 लेबोरेटरीज काम कर रही हैं और प्राइवेट सेक्टर में 450 के आसपास लैब हैं। बढ़ते आगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि समय से और अत्यधिक सक्रिय उपायों से देश में कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने में मदद मिली है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर आयोजित एक सम्मेलन में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि डायबिटीज, मोटापा, लीवर बढ़ने और गुर्दे के अन्य रोगों से पीड़ित लोगों में कोरोना इन्फेक्शन और डेथ रेट के उच्च जोखिम के बारे में जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण है। ये एक समिट आयोजित की गई थी, कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें हमारे हेल्थ मिनिस्टर पार्टिसिपेट कर रहे थे। कल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे था, इसके मौके पर ये समिट थी। इसकी जो थीम थी वो थी कीप योर लीवर सेफ इन कोविड टाइम्स। बढ़ते अगली खबर की ओर। आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल कहा कि कोविड-19 महामारी संकट के दौरान भी प्रधानमंत्री उदय योजना उसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। श्री पुरी ने ट्विटर पर कहा कि लॉकडाउन की चुनौतियों के बावजूद इस योजना की प्रगति में बाधा नहीं उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि 2,83,258 लोगों के रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो चुका है, जिससे दिल्ली के करीब 15 लाख निवासियों को लाभ होगा। ये जो दिल्ली की अवैध कॉलोनी है उनको पक्का करने की योजना है। उन्होंने कहा कि 997 लोगों को मालिकाना हक के दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं। श्री पुरी ने यह भी कहा कि 97,124 मामलों में GIS मैपिंग की जा चुकी है और 18,663 के आसपास एप्लीकेशन मिली है। प्रधानमंत्री दिल्ली अनधिकृत कॉलोनी आवास अधिकार योजना जो है, जिसको हम PM उदय बोल रहे हैं, ये पिछले साल शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य दिल्ली की 1731 अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज के 40 लाख से अधिक निवासियों को मालिकाना हक देना है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत आज सुबह 5 राफेल जेट विमानों की पहली खेप के स्वागत के लिए तैयार है। फ्रांस की विमान कंपनी डसाल्ट द्वारा बनाए गए लड़ाकू विमान ने दक्षिणी फ्रांस के बोर्डियोक्स में मैरीग्रैक हवाई अड्डा है, उससे उड़ान भरी। हमने कल वाली न्यूज में भी कवर किया था इसको। लड़ाकू विमानों को आधिकारिक तौर पर हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा।
2016 में भारत ने 59,000 करोड़ रुपए के सौदे में से फ्रांस से खरीदे जा रहे 36 विमानों में से 5 विमानों की पहली खेप है। तो हमने 36 टोटल विमान खरीदे हैं इससे। राफेल विमान जो है वो फ्रांस से भारत के बीच लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं और बीच में ये यूनाइटेड अरब अमीरात जो है उसमें अल दफरा हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले रिफ्यूलिंग का काम करेंगे। राफेल कैटर और स्कैल्प क्रूज मिसाइल समेत अन्य घातक हथियारों से लैस होकर युद्ध भूमि में दुश्मन को स्तब्ध करने की क्षमता रखने वाला लड़ाकू विमान है। ये लड़ाकू विमान कुछ विशिष्ट संशोधनों के साथ देश में लाए जा रहे हैं, जिनमें इजराइल हेलमेट युक्त डिस्प्ले, अत्याधुनिक राडार और कम बैंड की जैमर प्रणाली शामिल है। तो इसमें मॉडिफिकेशन हमने करवाए हैं चीजें लगवाने के लिए। सभी 36 विमान जो है वो साल 2021 के अंत तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री गुरुवार को मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय के नवनिर्मित भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह जो होगा वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित किया जाएगा। इस भवन का निर्माण भारतीय अनुदान सहायता से किया गया है। तो मॉरिशस के अंदर एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसका उद्घाटन दोनों प्रधानमंत्री करेंगे मिलकर। बढ़ते अगली खबर की ओर। सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नियमों में बदलाव को अधिसूचित कर दिया है। इसके अंतर्गत जो अप्रवासी भारतीय नागरिक हैं उन्हें एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी की अनुमति दी गई है। पिछले महीने सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की अवधि तीसरी बार बढ़ाई थी। यह अवधि 2 महीने के लिए 31 अगस्त तक बढ़ाई गई थी। सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान एयर इंडिया में विनिवेश की प्रक्रिया 27 जनवरी को शुरू हुई थी। तो सरकार इसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है और जो अप्रवासी भारतीय हैं उन्हें इसमें 100% हिस्सेदारी खरीदने की परमिशन दे दी गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के सेकंड ड्राफ्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। इसमें विभिन्न पक्षों और आम लोगों से सुझाव और उनके कमेंट्स आमंत्रित किए गए हैं। पहला जो ड्राफ्ट था उसको वेबसाइट पर डाला गया था और 17 अप्रैल तक विभिन्न पक्षों से कमेंट्स और सुझाव मांगे गए थे। बाद में इसकी अवधि बढ़ाकर 8 मई कर दी गई थी। तब से अब तक विभिन्न पक्षों, सेवा क्षेत्र और उद्योग जगत से अनेक सजेशन मिले हैं। इन सुझावों के अनुसार संशोधित मसौदा तैयार किया गया है। तो ये सेकंड ड्राफ्ट है जिसे अब पब्लिक डोमेन में डाला गया है ताकि लोग अपने सजेशन दे पाएं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित रक्षा सुधारों के अनुसार समीक्षा समिति ने इस मसौदे को अंतिम रूप दिया। संशोधित जो मसौदा है उस पर 10 अगस्त तक सुझाव मांगे गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल ग्लोबल टाइगर डे की पूर्व संध्या पर देश में बाघों की अनुमानित संख्या पर अखिल भारतीय रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर उन्होंने बाघों के बारे में पोस्टर भी जारी किया। उन्होंने बताया कि दुनिया में बाघों की कुल संख्या में से करीब 70% भारत में है। बाघों की संख्या की दृष्टि से भारत का पहले स्थान पर होना इस बात को दिखाता है कि यहाँ उनकी संरक्षण के कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाघ जो है कुदरत के अनमोल लगीने हैं और जंगल में इनकी मौजूदगी वनों की अच्छी स्थिति के संकेत देती हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि 1973 में देश में केवल 9 बाघ अभ्यारण्य थे, टाइगर रिजर्व थे हमारे यहाँ पे, और अब इनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। तो फिलहाल देश में 50 टाइगर रिजर्व हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि बाघों के अलावा भारत के जंगलों में 30,000 हाथी, एक सींग वाले 3,000 गेंडे और 500 से अधिक शेर भी हैं। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि भारत ने संसाधनों की कमी के बावजूद दुनिया की करीब 8% जैव विविधता के संरक्षण में मदद की है। भारत में लगभग 8% के आसपास बायोडाइवर्सिटी मौजूद है पूरी दुनिया की। श्री जावड़ेकर ने कहा कि बाघों की रक्षा में भारत ने जो कदम उठाए हैं उसे हम दुनिया के 13 देशों जिनके पास बाघ हैं उनके साथ साझा करने को तैयार हैं। तो टोटल दुनिया के 13 देश ऐसे हैं जहां पर बाघ पाए जाते हैं। बाघों की आबादी वाले देशों के शासनाध्यक्षों ने 2022 तक इनकी संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया था। इसके लिए बाघों के संरक्षण के बारे में 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे और उसके बाद से हम यहाँ पर ग्लोबल टाइगर डे मनाते आए हैं। इन देशों ने फैसला लिया था कि बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाए। बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। फेमस फिल्म एक्ट्रेस कुमकुम का कल मुंबई में निधन हो गया। वे 86 वर्ष की थी। उन्होंने 100 से अधिक मूवीज में काम किया और उनकी यादगार फिल्मों में मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, मदर इंडिया, कोहिनूर, आंखें, ललकार, नया दौर, उजाला, आर पार और सीआईडी हैं। कुमकुम का असली जो नाम था वो जयबुनिसा था। उन्होंने जो 1963 में पहली भोजपुरी फिल्म आई थी उसमें भी अभिनय किया था। कुमकुम को फिल्मों में लाने का जो क्रेडिट है वो अभिनेता और निर्देशक गुरुदत्त को जाता है। उन्होंने 1950 में फिल्म आर पार में बिना किसी भूमिका के उन पर गीत फिल्माया। बाद में उन्होंने गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। दोस्तों, यह थी आज की खबरें। अब बढ़ते हैं आज की स्टैटिक फैक्ट्स की ओर। आज 29 जुलाई है। 29 जुलाई 1836 को फ्रांस के फेमस मोन्यूमेंट द आर्क डी ट्रायम्फ का उद्घाटन हुआ। यह स्मारक उन लोगों की याद में बनाया गया था जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियनिक वार्स में
अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसे जिया शेलग्रिन द्वारा डिजाइन किया गया था और भारत का जो इंडिया गेट है उसके डिजाइन की प्रेरणा भी इसी से ली गई है। आप अगर इसको देखेंगे तो इंडिया गेट जैसा ही दिखता है बिल्कुल अपने आप में। 29 जुलाई 1874 को ब्रिटेन के मेजर वॉल्टर क्लॉप्टन विंग्सफील्ड ने पोर्टेबल टेनिस कोर्ट का पेटेंट प्राप्त किया। 29 जुलाई 1946 को एयर इंडिया, जिसकी स्थापना टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी, उसने ऑपरेशन शुरू किए। 29 जुलाई 1948 को लंदन में जॉर्ज सस्टम द्वारा 14वें ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया गया। ये खेल 1936 के ओलंपिक खेलों के कुछ साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाने के बाद 12 सालों के अंतराल पर हुए थे। तो इससे पिछले खेल 1936 में हुए थे और उसके बाद 12 साल का गैप रहा और 1948 में ये लंदन में ये गेम आयोजित हुए। 29 जुलाई 1957 को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसको हम IAEA बोलते हैं, उसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है और अमेरिका के W स्टर्लिंग कोल जो हैं वो इसके पहले डायरेक्टर जनरल बने। 29 जुलाई 2008 को अमेरिकी कांग्रेस ने दास प्रथा और जिम क्रो लॉज जो हैं उनके लिए माफ़ी मांगी, जिसके चलते अफ्रीकी अमेरिकी जो लोग थे उनके साथ भेदभाव किया था। तो लंबे टाइम तक अमेरिका में स्लेवरी रही थी, जिसके चलते माफ़ी मांगी गई थी। 29 जुलाई 2015 को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 10 लॉन्च किया। 29 जुलाई 1883 को इटली के फेमस डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी का जन्म हुआ। उसके अलावा 29 जुलाई 1904 को फेमस भारतीय उद्योगपति JRD टाटा का जन्म पेरिस में हुआ। 29 जुलाई 1891 को फेमस इंडियन सोशल रिफॉर्मर ईश्वरचंद विद्यासागर की डेथ कोलकाता में हुई। उसके अलावा 29 जुलाई 1996 को फेमस फ्रीडम फाइटर और दिल्ली की पहली मेयर रही अरुणा आसफ अली की डेथ भी हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।